अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने ना रिवीजन करनी है, दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करनी है फार्माकोग्नोसी की। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 to 4 की रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में क्या था कि फार्माकोग्नोसी क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन क्या है और फर्दर उसका स्कोप क्या है, हम कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में फार्माकोग्नोसी को अप्लाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किस किस फील्ड में फार्माकोग्नोसी पे अप्लाई करते हुए उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि फार्माकोग्नोसी क्या है। ये स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग है। कोई भी ओरिजिन उसका हो सकता है, या प्लांट ओरिजिन है या एनिमल ओरिजिन है, लेकिन ये क्या है, ये स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग है हमारे पास। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज़ फार्माकोग्नोसी। तो हम कहेंगे कि ये स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फार्माको विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, आइदर प्लांट और एनिमल ओरिजिन। ठीक है, कोई भी प्लांट या एनिमल ओरिजिन उसका हो सकता है। फर्दर फिर हम डेफिनेशन एक इसकी प्रॉपर देखते हैं कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी ने इसको डिफाइन किया था। वो क्या कहते हैं कि ये जो प्लांट फार्माकोग्नोसी है, ये एक नेचुरल क्रूड ड्रग होती है जो कि फिज़िकल, बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम एक नेचुरल ड्रग के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को स्टडी करते हैं। तो उसको हम कहते हैं फार्माकोग्नोसी, जिसको कि डिस्कस किया था अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी ने। तो एक बिल्कुल उन्होंने प्रिसाइज ही हमें डेफिनेशन दे दी कि हम इसमें क्या क्या नेचुरल ड्रग के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पढ़ते हैं, किस किस बारे में, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। फिर आगे हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या है कि ये वर्ड फार्माकोग्नोसी आया कहाँ से है। तो ये वर्ड फार्माकोग्नोसी है जो ये एक ग्रीक वर्ड है जिसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड करके इसको बनाया था। 2 पार्ट्स थे, इसको ज्वाइन करके बनाया था। फार्माकॉन जिसका मतलब है ड्रग और ग्नोसिस मतलब है नॉलेज। इसके बारे में हमें पता चल जाता है फार्माकोग्नोसी क्या है, नॉलेज है ड्रग का, नॉलेज ऑफ ड्रग। तो इसी तरह आगे जो हैं, जो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अर्ली स्टेज पे इस फार्माकोग्नोसी टर्म को यूज़ करते हुए अपनी इन्वेंशंस वगैरह की थी, वो कौन से थे, ऑस्ट्रियन फिजिशियंस थे 2। 1811 में स्मिथ ने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था फार्माकोग्नोसी टर्म को, और सेकंड सैडलर ने 1815 में यूज़ किया था। ये जो 2 साइंटिस्ट हैं ये मेन साइंटिस्ट हैं। अगर कोई भी एमसीक्यूज़ भी इसके बारे में आ सकता है कि जो फर्स्ट ऑस्ट्रियन फिजिशियंस थे किसने इनको फार्माकोग्नोसी की टर्म को यूज़ किया था। तो सबसे पहले स्मिथ का नाम आएगा अगर 1811 उन्होंने मेंशन किया है, अगर 1815 है तो सैडलर का नाम आएगा। ठीक है, तो ये साथ साथ एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं इसमें कि हम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी, अगर वो कहेंगे कि इसको डिफ़ाइन करें कि अमेरिकन सोसाइटी ने फार्माकोग्नोसी को कैसे डिफ़ाइन किया था, तो हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देंगे। अगर जस्ट पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ फार्माकोग्नोसी, तो हम ये देंगे, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ओरिजिन। उसके बाद आ जाता है कि हम कुछ 19-20 सेंचुरी में अर्ली में यूज़ होती थी ये, लेकिन उसमें प्रॉपरली जो डिफाइन तब करते थे, हम कहते थे ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील विद द ड्रग इन देयर क्रूड और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म। क्रूड फॉर्म वो होती है कि उसको बिल्कुल भी किसी भी प्रोसेस से ना गुजारा हो, हमने डायरेक्टली प्लांट से या एनिमल ओरिजिन से एक्सट्रैक्ट कर लिया हो, ले लिया हो, सिर्फ ले लिया हो। तो आगे हम देखते हैं इसका स्कोप के फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है कि हम इसमें फार्माकोग्नोसी में क्या क्या पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन, जो क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन है, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं कि हमें पता चल सके कि ड्रग की क्लास कौन सी है, किस क्लास से कौन सी ड्रग बिलोंग कर रही है। उसके बाद हम कुछ प्रोसेसेस पढ़ते हैं, जैसे कि हम कल्टीवेशन पढ़ते हैं कि हम ड्रग को उगा कैसे सकते हैं, कौन कौन से मौसम में उगा सकते हैं। उसके बाद कलेक्ट कब कब हम उसको कर सकते हैं, उसके बाद उसकी ड्राइंग कैसे कर सकते हैं, इसी तरह आगे था स्टोरेज हम उसकी कैसे कर सकते हैं, उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, उसको पैक कैसे कर सकते हैं, उसकी एवेल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, और आखिरी था कि उसमें अडल्ट्रेशन यानी मिलावट हम कैसे कर सकते हैं क्रूड ड्रग में। उसके बाद कुछ हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को हमने पढ़ा था कि हम उनकी प्लांट्स की ग्रोथ को कैसे रैपिड और बेटर बना सकते हैं, उसके लिए कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, वो भी हम फार्माकोग्नोसी में ही पढ़ते हैं। उसके बाद हमने एलर्जेंस और एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ा था, जो हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो जाते हैं उसके बारे में। ये जो सारी टर्म्स हैं ये सारी आगे एक एक चैप्टर की सूरत में सारी मौजूद हैं बुक में। एलर्जी की हाइपर सेंसिटिविटी के चैप्टर में एलर्जेंस आ जाते हैं। उसके बाद एंजाइम्स भी हमने प्रॉपर एक
चैप्टर में पढ़ा है कि एंजाइम्स क्या हैं, उनकी डेफिशिएंसी से कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं और ये सारा कुछ। उसके बाद पॉइजनस प्लांट्स भी हमने पढ़े हैं कि हम अगर हमें पॉइजन किसी भी प्लांट से पॉइजन हो जाती है हमारी बॉडी में तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ हर्बल ड्रग्स भी हैं जिनको हम यूज़ करके हम नेचुरल रेमेडी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आइदर हम कोई एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ जाएं, हम पहले हर्बल मेडिसिन, हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। तो ये जो सारा था ये हमारा था चैप्टर नंबर 1, जिसमें मेनली 2 डेफिनेशंस आएंगी, एक फार्माकोग्नोजी क्या है और एक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोजी ने फार्माकोग्नोजी को कैसे डिफाइन किया था, और उसमें स्कोप आ जाएगा और 2 साइंटिस्ट आ जाएंगे। तो इसमें एज सच कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 1। अब नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या था कि क्रूड ड्रग क्या है। चैप्टर नंबर 2 में हमें बता रहे हैं कि क्रूड ड्रग क्या है। तो हम क्रूड ड्रग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट्स और एनिमल ओरिजिन में अनरिफाइंड फॉर्म में पाया जाता है। और क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इसका सोर्स होता है। जो भी प्लांट्स, एनिमल्स, किसी भी हम बैक्टीरिया से, किसी भी ऑर्गन से या होल ऑर्गेनिज्म किसी भी चीज़ में से हम इसको ले सकते हैं। तो ये एक हो गई क्रूड ड्रग की डेफिनेशन। और इसको हम यूज़ करते हुए हम नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू न्यू ड्रग्स को भी डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली यही है। उसके बाद है कि हम इसको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं क्रूड ड्रग को। तो उसकी जो है 4 मेन क्लासिफिकेशंस हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये देखते हैं कि हम उस क्रूड ड्रग का कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकली, कि हम ऑर्गन की बाहर वाली सारी एक्सटर्नल मार्किंग, एक्सटर्नल चीज़ों से हम उसको करते हैं कि हम कौन सा पार्ट ड्रग का यूज़ कर रहे हैं, प्लांट का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद टेक्सोनोमिकल में आ जाता है कि हम कौन सी क्लास, कौन सी जीनस ले रहे हैं, कौन सी स्पीशी ले रहे हैं, फाइलम, ऑर्डर, किंगडम, ये सारा कुछ जो है ये टेक्सोनोमिकल में आ जाता है। ये हमने 9th की बायोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है कि ये सारी क्लास पहले होती है फाइलम, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशी, और उसके बाद एंड में क्या आता है, प्लांट्स आ जाते हैं, ड्रग्स आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि, और इसमें क्या होता है, हम प्लांट्स का जो नेचुरल रिलेशनशिप है उसके हैबिटेट से, उसकी बेस पे हम उसको, उसकी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे उसको क्लासीफाई करते हैं। फिर आ जाता है फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल में हम क्या देखते हैं कि इसके थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कि हम इस कौन सी ड्रग लेने से हमें किस चीज़ पे हमें असर पड़ेगा, हमें क्या मसला है, क्या वो डिज़ीज़ है जिसकी ट्रीटमेंट के लिए, जैसे एंटी कैंसर प्लांट्स होते हैं, कुछ होते हैं परगेटिव होते हैं, कुछ हमारी बोवल मूवमेंट को फास्ट कर देते हैं, हमारी बॉडी में से वेस्ट निकालने के लिए हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह कुछ एस्ट्रिंजेंट होते हैं जो कि हमारे मसल्स को टाइटनिंग करते हैं और उनकी वीक मसल्स को टाइट करते हैं। इसी तरह एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, हमारी म्यूकस जो हमारी ब्लॉक कर रही होती है एयरवेज को, उसको निकालने में मदद करते हैं। इस तरह काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में भी। उसके बाद केमिकल क्या है, केमिकल में हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ले लेते हैं उन ड्रग्स के, कि इनमें जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी बेसिस पे हम जो केमिकल क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल देख लेते हैं। इसमें 2 टाइप्स की ड्रग्स हम होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में हम वो चीज़ें देखते हैं जिनमें प्लांट के सेलुलर टिश्यूज़ यूज़ हो रहे होते हैं। सेलुलर टिश्यूज़ यूज़ हो रहे हैं तो मतलब कि प्लांट के जो भी लीव्स होंगे, सीड्स होंगे, बार्क होगी, राइजोम होगा और रूट्स होंगी, ये सब चीज़ें जो हैं हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है ये, जिसमें सेलुलर टिश्यूज़ प्लांट्स के यूज़ हो रहे हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या होगा कि हम ए सेलुलर होगी, कि इसमें जो प्लांट के सेलुलर टिश्यूज़ हैं हम वो यूज़ नहीं कर रहे, वो नहीं ले रहे, हम किसी भी इंसिजन और एक्सट्रैक्शन के थ्रू ले रहे हैं।
एक्सट्रैक्शन कैसे कर रहे हैं? विद सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के साथ किसी भी ड्रग को मिक्स करेंगे और उसकी एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। उसमें क्या कुछ भी आ सकता है, हमारे पास ड्राइड लैटेक्स आ सकती है, और क्या जूस आ सकता है, वो भी ड्राइड, गम्स आ सकती हैं लाइक ट्रैगा कैन, अकेशिया। तो ये सब क्या हो गया? अनऑर्गेनाइज ड्रग्स होंगी जिसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे किसी भी एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर के थ्रू, या इंसिजन या मतलब कट लगा के यूज़ कर रहे हैं, या फिर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सॉल्वेंट में मिक्स करके, तो वो हो गई अनऑर्गेनाइज ड्रग। अब हम इसमें जो है आगे फर्दर लीव्स की भी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि पुदीने के पत्ते होते हैं, सेना लीव्स होते हैं, मेहंदी के पत्ते होते हैं। इसी तरह सीड्स में भी हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स इस तरह यूज़ हो रहे होते हैं, फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर लें, होल फ्रूट्स भी यूज़ हो रहे होते हैं, इसमें छाल यूज़ हो रही होती है, जैसे बागसिनामन की, दालचीनी की है। इसी तरह राइजोम्स यूज़ हो रहे होते हैं, कुछ रूट्स यूज़ हो रहे होते हैं लाइक जिंजर, गार्लिक, उनकी सारी रूट्स ही होती हैं, रूट्स के साथ राइजोम्स पार्ट भी होते हैं उसमें, और अंडरग्राउंड जो होती हैं वो राइजोम्स ही होती हैं। उसके बाद क्या आ गया? टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले देख लेंगे फाइलम, फिर हम क्या देखते हैं? ऑर्डर, फिर हम उसकी क्लास देख लेते हैं, फिर हम उसकी फैमिली देख लेते हैं, जीनस, स्पीशी, फिर हम एंड पे जाके ड्रग देखते हैं, और उसी सारे प्रोसीजर से गुजार के हम उस ड्रग की क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें हम किंगडम, जैसे 5 किंगडम सिस्टम आ जाता है, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्जी, ये सब कुछ जो है ये टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में आ जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है। अब इसमें थेराप्यूटिक इफेक्ट्स की बेस पे कुछ एंटी कैंसर्स ड्रग आ जाती हैं, कुछ परगेटिव ड्रग्स आ जाती हैं, उसके अलावा एस्ट्रिंजेंट आ जाते हैं, कुछ एक्सपेक्टोरेंट, और एंटीस्पाज्मोडिक्स मेनली। कार्डियोटॉनिक्स, इन सब की एग्जाम्पल्स भी आ जाती हैं आगे फर्दर। एंटी कैंसर में हम देखते हैं कि कैंसर को कौन कौन से प्लांट जो हैं वो ट्रीट कर सकते हैं। परगेटिव में कौन कौन से ऐसे हैं जो हमारे बॉडी के वेस्ट को इजीली बाहर निकालने में मदद करेंगे फूड के थ्रू, और उसकी जगह स्ट्रिंजेंट जो है हमारी वीक मसल्स को, सॉफ्ट मसल्स को, वीक मसल्स को कैसे वो टाइट करेंगे। एक्सपेक्टोरेंट हमारी म्यूकस कैसे सिक्रीशन होगी। उसके अलावा एंटीस्पाज्मोडिक्स हमारे मसल स्पाज्म कैसे रिलीव होंगे। कार्डियोटॉनिक में ये होगा हमारी हार्ट की एक्टिविटी को कैसे बूस्टअप करेगा ये, अगर किसी का हार्ट वीक हो गया है या कुछ भी है उसमें। उसके बाद आ जाता है लास्टली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बेसिस पे। सबसे पहले ग्लाइकोसाइड्स, फिर अल्कलॉइड्स, वॉलेटाइल ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, और क्या था इसमें? हाँ, रेजिन्स, गम्स। ये जो सब क्लासिफिकेशंस हैं, इसमें फर्दर जो जो एग्जांपल्स हैं वो सारी हमने आगे फर्दर चैप्टर नंबर 10 में ये सारे पढ़े हैं। तो इनके अब मेनली नेम डिस्कस हो रहे हैं, आगे ये फर्दर डिटेल में डिस्कस हो रहे हैं। तो ग्लाइकोसाइड्स की क्या क्या टाइप्स हैं, अल्कलॉइड्स की क्या क्या टाइप्स हैं, वॉलेटाइल ऑयल्स में क्या आता है। वॉलेटाइल ऑयल वो वाले होते हैं जो वेपोरेट हो जाते हैं, उसमें पेपरमिंट ऑयल होता है, फेनल होता है, और इस तरह की। फिक्स्ड ऑयल वो होते हैं जैसे आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, एनिमल ओरिजिन में कोड लिवर ऑयल। इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं कुछ जो शुगर वाले होते हैं, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, ये सारे पड़े हैं।
प्रोटीन्स में ब्रोमेलिन, पेपेन, जेलेटिन ये सब आ जाएंगे। रेजिन्स में गम्स आ जाएंगी, एसोफोटिडा और इस तरह की ट्रैगाकैन्स, एकेशिया गम, ये सारी इसमें आ जाएंगी। तो ये क्लियर है, ये हमारे 2 चैप्टर्स हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें है हमारी टर्मिनोलॉजीज़। टर्मिनोलॉजीज़ हमने सारी पहले ही 1 बाय 1 डिस्कस की हुई हैं, लेकिन दोबारा एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। टर्मिनोलॉजीज़ वो होती हैं जो भी प्लांट की पूरी शेप और उसकी सारी जो डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, उन पे जो डिफरेंट पार्ट्स के नेम्स होते हैं, हम वो उनको अच्छी तरह मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं कि हमारी कितने किस्म की, कितनी टाइप्स के प्लांट्स की जो डिफरेंट उनकी लाइनिंग्स हो सकती हैं, आउटिंग हो सकती है, उसकी जो मार्जिन हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं, तो उनको कुछ फार्माकोग्नोस्टिक टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं। तो इस तरह सबसे पहले है अकल्सेंट। अकल्सेंट को हम क्या कहते हैं कि ये होता है स्टेमलेस। अकल्सेंट वो प्लांट होता है जो स्टेमलेस होगा, जिसकी स्टेम नहीं होगी। एसी रोज क्या होगा, जिसकी शेप होगी नीडल शेप। शेप प्लांट की क्या होगी, उसके पॉइंटिंग एजेस होंगे, नीडल शेप्ड होगा बाहर से, कॉर्नर्स उसके बिल्कुल शार्प होंगे। उसके बाद है एसिकुलर। एसिकुलर भी, ये भी नीडल शेप्ड ही होता है, और ये होता है कि हम इतना ज़्यादा नीडल शेप होता है कि ये फोलिएज, मतलब अगर हम इसको टच करेंगे तो कट लग सकता है हमें। वो फिर इतना शार्प नहीं होता, लेकिन एसिकुलर ज़्यादा शार्प होता है। अगर हम कुछ होते हैं ना पौधे ऐसे, उनको हम अगर टच कर लें तो वो चुभ जाते हैं और ज़ख़म कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं फॉलिएज, मतलब कट लगा सकते हैं। फिर एक्यूट होते हैं, इसका भी शार्प एपेक्स होता है। एक्यूट, ये भी वो प्लांट्स होते हैं जिनका शार्प एपेक्स होता है और लेस स्ट्रेट, सीधे नहीं होते ज़्यादा, ये फैले हुए होते हैं, फैल जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है एंगुलर। एंगुलर क्या है, इसमें भी शार्प एंगल्स और कॉर्नर्स होंगे। वो प्लांट जिसके शार्प एंगल्स और कॉर्नर्स होंगे, ठीक है। एक्सेस हम कहते हैं कि जो मेन स्टेम होती है प्लांट की, इसको हम कहते हैं एक्सेस। बेसल वो होता है जो बेस के साथ से थोड़ा ऊपर से पत्ते निकल रहे होते हैं, ठीक है। और बेसिफिक्स वो होता है जो बिल्कुल बेस से निकल रहा है, ठीक है। बेस के साथ जो अटैच्ड होगा उसको हम बेसिफिक्स कहेंगे। और कैपिलरी क्या होता है कि कुछ सिलेंडर से बिल्कुल पतले पतले से, जिसके प्लांट के वो होते हैं ना, स्टेम कह लो या फिर उनके लीव्स कह लो, उनको सिलेंडर बिल्कुल पतले पतले से, तो उसको कहते हैं। और डेल्टॉइड क्या होता है कि ये जो है ब्रॉड होते हैं पत्ते और ट्रायंगुलर होते हैं, ब्रॉड और ट्रायंगुलर होते हैं, इसको डेल्टॉइड कहेंगे। और डेंस हम किसको कहेंगे कि कंजस्टेड फ्लावर्स के जैसे गुच्छे नहीं होते, बंच होगा, उसको हम कहेंगे डेंस, बहुत ज़्यादा गुच्छे इकट्ठा हुआ होगा। उसके अलावा डेंटेट हम क्या कहेंगे कि ये जो प्लांट है ये शॉर्ट है, और इसके आउटवर्ड बाहर की तरफ जो पॉइंटिंग टीथ होते हैं मार्जिन्स में प्लांट के, किसी भी जैसे होता है ना पत्ता, तो उसके यहाँ पे ऐसे मार्जिन्स थोड़े से शार्प होंगे, तो उस तरह उसको हम डेंटेट कहेंगे। एक्सुडेट हम किसको कहेंगे कि किसी भी प्लांट की जो भी सिक्रीशंस होंगी उसको हम एक्सूड कहेंगे। एक्सूडेड और सक्रीटेड, किसी भी प्लांट से कुछ सक्रीट हो रहा है, सक्रीशंस हो रही हैं, उसको हम एक्सूड कहेंगे, एक्सूडेट, ठीक है। उसके बाद गाल्स वो होता है जो किसी भी इंसेक्ट की वजह से को एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है प्लांट पे। लाइक हमने देखा होगा अक्सर, मेरे घर में भी हैं ये गुलाब के पौधे, उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा मसला है तो वो ऐसे ऐसे स्पॉट्स बन गए हैं हार्ड से, तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ्स होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा ग्लैब्रस क्या होता है कि उनकी जो सतह होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है और शाइनी होती है, उसको हम कहेंगे ग्लैब्रस, पत्तों की जो सतह होती है, ठीक है। उसके अलावा ग्लैंड हम किसको कहेंगे कि जो पौधे हैं उन पे ग्लैंड्स होते हैं फॉर सिक्रीशंस डिफरेंट टाइप की, तो उसको हम कहेंगे कि जो डिप्रेशंस होते हैं उसमें जो फैलाव होता है किसी भी पौधे में, उसको हम ग्लैंड्स कहेंगे, ठीक है।
उसके बाद ग्लैंडुलर क्या होता है? ग्लैंडुलर हम कहेंगे कि जो छोटे छोटे प्लांट्स में ग्लोब्यूल्स, वाटरी ग्लोब्यूल्स बन रहे होते हैं, जो उस पे जमे हुए होते हैं, अभी नज़र आ रहे होते हैं कि बन रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसमें सिक्रीशन हो रही है, ग्लोब्यूल्स बन रहे हैं, उसको हम कहेंगे ग्लैंडुलर। और उसके बाद ग्लैंड्स क्या कहेंगे हम कि ये वो कोई भी वो फ्रूट कुछ भी जो होल में बंद होगा, ड्राई होल में, खुश्क होल में जो बंद होगा, हम मेनली इसमें आलमंड की ले लेते हैं कि वो होल में बंद होते हैं ना, तो इसलिए हैबिट वो होता है जहाँ पे प्लांट होता है उसकी पूरी ओवरऑल अपीयरेंस। ठीक है। लीफलेट क्या होता है? एक पत्ता पूरा, एक स्टेम पे जो काफ़ी सारे पत्ते लगे होते हैं, एक पत्ता, सिर्फ एक पत्ता, उसको हम लीफलेट कहेंगे। ओवरी क्या होता है कि ये प्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्रूट्स के अंदर वाली जो जगह होती है जहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको हम ओवरी कहेंगे, जिससे ओव्यूल्स निकलते हैं और जिससे फर्दर फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में होती है, तो उसको हम ओवरी कहेंगे। पोली ये एक प्रीफिक्स है, इसका मतलब है मैनी। कहीं पे बहुत सारे सेम स्पीशीज़ के प्लांट्स होंगे तो हम कहेंगे पोली फ्लावर, इस तरह पोली स्पीशी कोई भी उसका नाम ले लेंगे। राइजोम टर्म आपको पता है कि राइजोम क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम होती है। जैसे यहाँ पे अगर ये ग्राउंड है तो अंदर भी स्टेम है, उसके बाद जाके नीचे रूट्स निकल रही हैं, तो उसको हम राइजोम कहेंगे। वेजिनेट क्या कहेंगे? वेजिनेट वो होता है जो प्रोटेक्टिव शीट होती है पतली सी प्लांट्स के ऊपर, उसको हम वेजिनेट कहेंगे, शीथ कहते हैं उसको। उसके बाद जाइलम क्या है? वाटर कंडक्टिंग इनके टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के, उसको हम जाइलम कहते हैं। लीव्स, हाँ सबको पता है लीव्स क्या होते हैं कि फ्लैटेंड उनकी स्ट्रक्चर होता है और ग्रीन होते हैं और ब्लेड लाइक होते हैं और ये स्टेम से अटैच हुए होते हैं, उनको हम लीव्स कहते हैं। उसके बाद स्टेम, स्टेम क्या होता है? ये मेन किसी भी प्लांट को खड़ा करने के लिए मेन जैसे एक बेस कह देते हैं हम, वो होती है। उसमें क्या होता है कि प्लम्बिंग सिस्टम होता है। क्या करती है? ये वाटर प्रोवाइड करती है पूरे प्लांट को, वाटर, न्यूट्रिशन और सब चीज़ें जो प्रोवाइड करती है वो मेन स्टेम प्रोवाइड करती है। और इसी तरह फूड कंडक्ट करती है, ग्लूकोज कंडक्ट करती है, पूरे प्लांट की न्यूट्रिशन जो होती है मेन स्टेम में होती है। उसके अलावा फ्लावर क्या होता है? ये भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और ये बहुत सी मेडिसिन में जो है फ्लावर पार्ट यूज़ होता है, लाइक क्लव यूज़ होता है डिफरेंट टूथेक्स के लिए, जो दांतों में दर्द होता है उसके लिए, और उसके लिए कुछ फ्लावर जो होते हैं वो स्टेम के भी यूज़ होते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए। इसी तरह नेक्स्ट फ्रूट आ जाता है, जो भी सीड बियरिंग पार्ट होता है जिसमें सीड्स होते हैं उसको हम कहते हैं फ्रूट। ठीक है, फ्रूट कहते हैं उसको, और ये मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होता है। हम ड्राइड फ्रूट भी ले सकते हैं, राइप फ्रूट भी ले सकते हैं, अनराइप फ्रूट भी ले सकते हैं। इस तरह डिफरेंट, लाइक जैसे सौंफ होते हैं, फेनल, ये भी फ्रूट से होता है ना। कैरावे भी फ्रूट होता है। अनाइस, बादियान का फूल जो होता है वो स्टार शेप जो होता है वो भी फ्रूट ही होता है। ठीक है, पल्प क्या होता है? जो पल्पी फ्रूट्स में पाया जाता है, लाइक लेमन में होता है मेनली, ऑरेंजेस में होता है, जो भी पल्पी, लाइक इसमें मैंगो में भी पल्प होता है ना, मैंगो पल्प, तो उसको हम पल्प कहते हैं जिसमें जूसी लिक्विड बंद होता है, पल्प्स होते हैं ना ऐसे, तो उसके अलावा हम सीड्स कहते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक स्मॉल एम्ब्रियोज होते हैं, अगर हम उसको मट्टी में लगा दें, मट्टी में नीचे उसमें दबा दें और थोड़ा सा पानी दें तो उसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो न्यू प्लांट निकालने लग जाता है। तो इसको हम कहते हैं सीड, कि ये स्मॉल एम्ब्रियोनिक होते हैं और इसके ऊपर सीड कोट होता है। हमने देखा है ना, जैसे एप्पल का सीड होता है, अगर उसका हम छिलका उतारें तो अंदर से वो वाइट होता है, बाहर से उसके छिलके जो होते हैं महरून होते हैं, तो उसको कहते हैं सीड कोट। जो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है उसको हम सीड कोट कहेंगे, जिसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ होता है और वो फ्रूट के अंदर होता है, यूज़ करते हैं वो खुद ही, फ्रूट जो है वो खुद भी यूज़ करता है उसको। ठीक है, उसके बाद आ गई रूट्स। रूट्स क्या होती हैं? जो भी अंडरग्राउंड ग्रोथ होती है, जो प्लांट को उसकी बेस से फिक्स किए हुए होती है, उसको हम कहते हैं रूट्स।
ठीक है। ये रूट्स हो सकती हैं, कुछ हम यूज़ करते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए, लाइक जिनसिंग रूट्स भी होती हैं। जिनसिंग एक प्लांट है, जड़ी बूटी है, उसकी रूट्स हम मेनली यूज़ कर रहे होते हैं। और उसके अलावा कुछ स्टिंगिंग नेटल, ये मैंने पढ़ाई थी, बिच्छू बूटी एक होती है, उसकी भी रूट्स यूज़ हो रही होती हैं। और कुछ डेविल्स क्लॉ होती हैं, ये भी रूट्स ही होती हैं, जो अर्थराइटिस और जो जॉइंट पेन होता है, जो इन्फ्लेमेशन जिसमें हो जाती है अर्थराइटिस में, उसमें यूज़ होती है मेनली। उसके बाद फर्दर हमारी है बार्क। बार्क क्या होता है कि मेन जो दरख्त की छाल होती है उसको हम कहते हैं बार्क, और वो बार्क हमारी मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही होती है डिफरेंट, और उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, लाइक हम कहते हैं क्विनीन बार्क हो गई, और ओक, ये भी एक दरख्त होता है। ये दोनों जो हैं ये मेनली मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही होती हैं। उसके बाद वुड क्या होता है, वुड वो मटेरियल होता है जो बहुत हार्ड फाइब्रस मटेरियल, ठीक है, उसको हम वुड कहते हैं। जब एक दरख्त को 4-5 साल हो जाते हैं ग्रो हुए हुए, तो उसका बाहर वाली जो छाल होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, उसका जो अंदर वाली स्टेम होती है वो भी हार्ड हो जाती है। उसमें टिश्यूज़ तो होते हैं जो न्यूट्रिशन और वाटर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो फुल हार्ड हो चुकी होती है, उसको हार्ड फाइब्रस मटेरियल को हम वुड कहते हैं। थिक स्टेम, बहुत मोटी जो स्टेम होती है उसको। और बल्ब क्या होता है कि लेयर ऑफ लीव्स बेस होती है, जो बेस होती है जहाँ से बड्स निकलनी होती हैं, अभी जहाँ से लीव्स निकलनी होती हैं, बेस जो होती है लीव्स निकलने की, उसको हम बल्ब कहते हैं। ये दोबारा यहाँ पे राइजोम आ गया है कि राइजोम भी वही होता है कि हॉरिजेंटली ग्रो हो रहा होता है बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे, और उसमें जो है लीव्स जो होते हैं वो अबव द ग्राउंड होते हैं। जो ये ग्रोथ होती है बिलो द ग्राउंड, उसकी रूट्स निकल रही होती हैं उसी राइजोम में से। और कुछ जिंजर यूज़ हो रहा होता है, लाइक वाइल्ड कोलम्बीन, और एक ब्लड रूट होती है, वो भी राइजोम पार्ट यूज़ होता है उसका। तो ये मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ हो रही होती हैं, जिंजर, ब्लड रूट और वाइल्ड कोलम्बीन, ठीक है। उसके बाद हर्ब क्या होती है, हर्ब वो होती है जो कभी भी सीजनल होती है, ज़्यादा परमानेंटली नहीं लगती, कभी प्री एनियल लगती है, कभी एनुअली लगती है, कभी सीजनल लगती है हर्ब, कि इस सीज़न के बाद कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, तो इस तरह की ये होती है। और जो इसका सीज़न होता है, अगर वो एंड हो जाए ग्रोइंग सीज़न, तो ये हर्ब जो है खुद ब खुद मर जाती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं हर्ब होती हैं, जो एक सूटेबल क्लाइमेट में, सूटेबल टेम्परेचर में वो ग्रो करती हैं। जब वो टेम्परेचर ख़त्म हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है, उनकी आइडियल जो सिचुएशन होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो ये हर्ब भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है गम। गम हमने पढ़ा है कि ये सॉलिड भी होती है, ये थोड़ी विस्कस भी होती है, थिक भी होती है, जो कि किसी भी दरख्त के बाहर से एक्सुडेट निकल रहा होता है वो भी होता है। कुछ हम खुद अंदर से एक्सट्रैक्ट भी करते हैं, गम बनाते हैं उसको। और इस तरह ये है, वाटर सोल्यूबल होनी चाहिए और ये इजीली डाइजेस्टेबल होनी चाहिए बाय ह्यूमंस। वाटर सोल्यूबल होती है, इसको आप थोड़ा सा गर्म पानी में या नॉर्मल पानी में भी रखेंगे, घुमाएं थोड़ी देर, तो वो मेल्ट हो जाएगी, तो उसको हम गम्स कहते हैं। और रेजिन्स क्या होती हैं, इसमें होते हैं एसेंशियल ऑयल का मिक्सचर। गम होती है ये भी, लेकिन इसमें एसेंशियल ऑयल्स भी पाए जाते हैं, तो इसलिए हम इसको रेजिन्स कैसे हैं, जैसे टर्पीन्स होती हैं। और ये मेनली गम्स जो होती हैं ये वाटर सोल्यूबल होती हैं, रेजिन जो होती हैं वाटर इनसोल्यूबल होती हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें आ जाती हैं फ्रैंकिनसेंस, मिर और मैस्टिक। रोगन, लोबान, लोबान एक हमने पढ़ा था, तो वो इसमें आ जाती है। और मिर एक होती है जड़ी बूटी, वो इसमें आ जाती है। तो ये हमारी जो है पूरी टर्मिनोलॉजीज़ का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एवेल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग क्या है, कि हम क्रूड ड्रग्स को एवेल्यूएट कैसे कर सकते हैं, किस बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो हम 2-3 चीज़ें इसमें देखते हैं कि हम सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं उसकी फिज़िकल अपीयरेंस से कि ये कौन सी ड्रग है। अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना इसमें से, ड्रग्स में से जो हम देख लें, हम क्लव देख लें, फेनल देख लें, तो उससे हमें पता चल जाएगा ये क्या है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है क्रूड ड्रग को, कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, क्या नाम है इसका, क्या कौन सी क्लास से बिलोंग करती है। उसके बाद हमने उसकी डिटरमाइन करनी होती है क्वालिटी और प्योरिटी,
एवेल्यूएशन यही इसी का नाम है कि उसमें प्योरिटी और वो जो क्वालिटी है हम उसको अच्छे से चेक करते हैं। इसमें भी 4 मेजर क्लासिफिकेशन आ जाती हैं एवेल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग में। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन जो मेनली हमारी फार्माकोग्नोसी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। उसके अलावा फिजिकली एवेल्यूएशन, उसके फिजिकल अपीयरेंस से जो हम एवेल्यूएट कर सकते हैं। केमिकल एवेल्यूएशन की केमिकल के इंटरेक्शन के साथ कुछ एवेल्यूएशन उसकी करते हैं। और बायोलॉजिकल एवेल्यूएशन के हम कुछ ड्रग्स का बायो एसेज भी करते हैं, तो इसीलिए उसको बायोलॉजिकल एवेल्यूएशन भी कहते हैं। जो मेनली ऑर्गेनोलेप्टिक होती है, जो हमारी फर्स्ट क्लास है, इसमें हम ऑर्गन्स की सेंस यूज़ करते हैं, डिफरेंट लाइक पार्ट्स यूज़ करते हैं। जैसे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हो गई, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में जो मेन प्लांट्स की यूज़ करते हैं, लीव्स, रूट्स, बार्क्स, राइजोम्स, फ्रूट, सीड्स, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और ये किसके अंडर आता है? मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स वो होते हैं जो किसी भी ड्रग के अपेरेंट करैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा कुछ एक्सटर्नल मार्किंग्स होती हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। कुछ नोड्यूल्स होते हैं, रिंकल्स होते हैं, जैसे ड्रग के बाहर लाइनिंग्स होती हैं। रिंकल्स वो होते हैं अगर हम किसी वुड को काटें ना ड्रग की, तो उसके अंदर एनुअल रिंग्स बनते हैं, उसको हम रिंकल, उससे हमें पता चल जाता है इस ड्रग की एज क्या है। जो इस चीज़ को पढ़ते रहते हैं ना, तो वो इसको एवेल्युएट करते रहते हैं कि इस जो ड्रग की कितनी एज हो गई है। इसी तरह कुछ बाहर से बार्क, जैसे सिनामन बार्क है, छाल होती है ना, तो उसकी भी अभी किसी ड्रग की आउटर लाइनिंग देख लेते हैं। और जो ये आईपी कह के जड़ी बूटी है, उसके जो रिंकल्स होते हैं वो ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे स्पाइरल से होते हैं कि ऐसे ऐसे स्केल्स जा रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा साइड पे जाके फिर ऐसे ऐसे घूमती रहती है। तो इस तरह ये कुछ जो आउटर कवरिंग एक्सटर्नल मार्किंग्स होती हैं किसी भी ड्रग की, हम उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन में यही होता है कि उसकी जो बाहरी अपीयरेंस है उसके थ्रू हम उसको एवेल्यूएट करें। उसके अलावा कुछ माइक्रोस्कोपिक करैक्टर्स भी हैं, कुछ अंडर माइक्रोस्कोप भी हम उसको एवेल्यूएट कर सकते हैं कि उसका जो पाउडर है वो अडल्ट्रेटेड तो नहीं है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, या उसमें कोई जो फीचर्स हैं स्पेसिफिक हम उनको काउंट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से इसमें टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं नहीं हैं, वो हम अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। और मेनली जो है इसका स्टोमेटल नंबर हम देखते हैं कि हम स्टोमेटास को काउंट करते हैं। एवरेज स्टोमेटा जो होता है पर मिलीमीटर स्क्वायर जो होता है वो एपिडर्मिस के कितना है, ठीक है। क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर। ऑन एपिडर्मिस, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक करैक्टर में हम उसका स्टोमेटल नंबर देखेंगे, और मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स में हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स देखेंगे कौन कौन सी आ जाती हैं। इसमें हम कुछ हमारे पास आ जाती है जैसे जिंजर और कैप्सिकम, जो कि ये होती है कश्मीरी मिर्च होती है। इसकी हम देख लेते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होता है। इसका टेस्ट तीखा होता है, इसको हम कहते हैं पंजेंट, तीखा टेस्ट होता है। उसके अलावा ग्लाइसराइजा और हनी, ये जो है ये इनका स्वीट टेस्ट होता है। उसके अलावा कुछ क्रूड ड्रग्स आ जाती हैं, फिक्स्ड ऑयल्स आ जाते हैं, कुछ उसमें हम ब्लेंड टेस्ट होता है, उसका मिक्स सा टेस्ट होता है, हल्का जायका होता है उसका, कोई तीखा इस तरह का, तो इसमें वो देख लेते हैं। और इसके अलावा बार्क्स, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स और हर्ब्स की एक एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि लीफ बार्क है तो सिनामन आ जाएगी, लीव है तो वो आ जाएगा, तुलसी के पत्ते भी होते हैं, सेना लीव्स भी होते हैं, पुदीना भी होता है। इसी तरह फ्लावर है तो क्लव आ जाएगा, और इसी तरह वो बादियान का फूल जो मैंने बताया था वो आ जाएगा, नाइस फ्लावर। और उसके अलावा जो है सीड्स में नक्स वोमिका आ जाएगा, और हर्ब्स में आ जाएगा पुदीना, ये जड़ी बूटी है ना, ये हम यूज़ करते हैं अपने। उसके अलावा फिज़िकल इवेल्यूएशन पे आ जाते हैं। फिज़िकल इवेल्यूएशन क्या है कि इसमें हम कुछ फिज़िकल कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं ड्रग की प्योरिटी और क्वालिटी को। और ये किस पे करते हैं? ये हम करते हैं ग्लाइकोसाइड्स पे, अल्कलॉइड्स पे, फिक्स्ड ऑयल्स पे, वॉलेटाइल ऑयल्स पे, टैनिन्स पे और रेजिन्स पे।
सारी जो हमारी क्लास ऑफ ड्रग्स हैं इन सब पे हम फिजिकल कांस्टेंट्स अप्लाई करते हैं। इलास्टिसिटी उनके फाइबर्स की चेक करते हैं, विस्कोसिटी चेक करते हैं कि इनकी थिकनेस और कितनी है, स्वेलिंग पावर कितनी है, म्यूसिलेज की किसी भी मतलब अगर कोई ऐसे मैंने बताया था ना कि कुछ वो होते हैं जिनको हम वाटर में किसी भी सॉल्वेंट में सोक करके रखें तो वो स्वेल हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं, तो वो स्वेलिंग पावर चेक करते हैं। उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हम फिजिकल कांस्टेंट्स अप्लाई करके ही चेक कर सकते हैं। और आगे कुछ इसमें टेक्निक्स आ जाती हैं जिससे हम फिजिकली अवेल्युएट कर सकते हैं क्रूड ड्रग्स को। उसमें सबसे पहले मेन आ जाता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, कि हम किसी भी रेडिएशन के थ्रू इसको चेक कर लें। जिसमें आ जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मास, ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है। उसके अलावा रेडियो इम्यूनो एसे और हर्बल ड्रग्स की कॉन्स्टिट्यूएंट्स को चेक करने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स भी लगाते हैं। इनसे हमें पता चलता है इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं। उसके अलावा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स भी हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा था पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये सारी जो कुछ टेक्निक्स हैं इनको हम अप्लाई करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनके जानने के लिए कि इस क्लास ऑफ ड्रग में कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, कौन सी ड्रग है क्लास, कौन सी है, रेजिन्स हैं, टेनिन्स हैं, वोलेटाइल ऑयल, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन से हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम केमिकल एवेल्यूएशन पे। केमिकल एवेल्यूएशन हम कैसे करते हैं, हम कुछ केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कुछ लैब में परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट लैबोरेटरीज में हम परफॉर्म कर सकते हैं इसको। और उसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये इसमें भी सब कुछ वही होएगा कि हम इसकी क्वालिटी को डिटरमिन करने के लिए हम ये टेस्ट कर रहे होते हैं, और वो भी इन्हीं सब क्लासेस पे, ग्लाइकोसाइड्स पे, अल्कलॉइड्स पे, फिक्स्ड ऑयल पे, वॉलेटाइल ऑयल पे, टैनिन, रेजिन, अमाइनो एसिड्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सब पे। और हम कुछ इस पे कर रहे होते हैं, टाइट्रीमीट्रिक एसेस कर रहे होते हैं, ईस्टर वैल्यू चेक कर रहे होते हैं, स्पोनिफिकेशन वैल्यू चेक कर रहे होते हैं, एसिड वैल्यू, ये सब इन सब को चेक करने के कुछ फार्मूलाज होते हैं जो ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसके नाम से पता होने चाहिए। सब नेम के केमिकल टेस्ट में कौन कौन से मेजरली आ सकते हैं, टाइट्रीमीट्रिक ऐसे आ सकता है, ईस्टर वैल्यू आ सकता है, स्पोनिफिकेशन वैल्यू आ सकता है, एसिड वैल्यू और ऐश वैल्यू, ये सब हैं। इसमें हमने ये सब मेजर करना होता है कि हम एक सोल्यूशन ले लेते हैं और उसमें जो है उसको ट्रीट करते हैं सूटेबल रीजेंट के साथ, कोई भी हो सकता है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसी के साथ भी उसको ट्रीट करके हम उसकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं केमिकल उनको एवेल्युएट कर सकते हैं कि इसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं थ्रू केमिकल टेस्टिंग। और इसमें ईस्टर वैल्यू क्या होती है कि हम इसमें फाइंड कर रहे होते हैं नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड required to sponify ester in 100 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। किसी भी 100 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को ले लेंगे और उसमें हमने उसकी क्वांटिटी चेक करनी होगी पर mg। इसी तरह जो ईस्टर वैल्यू ये जो होती है ये होती है एसिड वैल्यू और स्पोनिफिकेशन वैल्यू का डिफरेंस होता है। अगर हम कहें ईस्टर वैल्यू इज इक्वल टू स्पोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू, ये जो है ये सब के फार्मूलाज लगा के हम इनके एसिड वैल्यू चेक कर लेते हैं और इसी तरह डिफरेंस इसमें चेक कर लेते हैं। और ऐश में क्या होता है, इनऑर्गेनिक रेजिड्यू, कोई भी इनऑर्गेनिक रेजिड्यू, कोई मिलावट, अडल्ट्रेटेड पाउडर, कोई भी हर्बल ड्रग में कोई भी रेजिड्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्टली हमारे पास आ जाता है बायोलॉजिकल एसे। बायोलॉजिकल एसे में हम क्या कर रहे होते हैं कि हम परफॉर्म कर रहे होते हैं इसको लेबॉर्ट्री एनिमल्स पे, इंटैक्ट एनिमल्स पे, कि उनके लिविंग टिश्यूज़ को ले रहे होते हैं, उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ले रहे होते हैं, उनको सेपरेटली उनको एक सोल्यूशन में हम लिविंग टिश्यूज़ को लेके उस पर कुछ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, उसको हम क्वांटल भी कहते हैं और ग्रेडेड भी कहते हैं। इनमें कुछ बायो एसेज आ जाते हैं, उनमें 4-5 नाम आ जाते हैं, जैसे मैचिंग बायो एसे करते हैं हम उनके लिविंग टिश्यूज़ में एनिमल्स के, इंटरपोलेशन बायो एसे, ब्रैकेटिंग बायो एसे, मल्टीपल बायो एसे। अब इसमें क्या आता है, वैसे इतनी डिटेल इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नेम ही याद करने हैं। डिटेल में इसकी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो मैचिंग बायो एसे है इसमें स्टैंडर्ड और टेस्ट ड्रग जो होती है उसका रिस्पॉन्स हम चेक कर रहे होते हैं, मैच कर रहे होते हैं ट्रायल्स के ज़रिए, उसमें कोई एरर तो नहीं है।
इसलिए हम वो चेक कर रहे होते हैं। उसके अलावा इंटरपोलेशन बायो ऐसे में क्या होता है कि हम देख रहे होते हैं कि सिंपल फॉर्म जो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स आना चाहिए, उसमें नो स्टैटिकल डाटा और कैलकुलेशन, हम इसमें कोई स्टैटिकल डाटा और कैलकुलेशन अप्लाई नहीं करते। इसमें सिर्फ हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड और टेस्ट ड्रग है उसके जब तक मैच ना कर जाएं रिजल्ट्स, हम उसकी जो क्वांटिटी है उसको मोर और लेस करते रहते हैं, ठीक है, ताकि उन दोनों के जो हैं स्टैंडर्ड और टेस्ट के इक्वल रिजल्ट्स ना आ जाएं। इसी तरह फिर आगे ब्रैकेटिंग में हम क्या देखते हैं कि 2 सैंपल ले लेते हैं, अल्टरनेटिवली उनको एडजस्ट करते हैं उसकी कंसंट्रेशन को, जब तक उन दोनों सैंपल्स का रिस्पॉन्स इक्वल ना आ जाए, उसको हम ब्रैकेटिंग कहते हैं, ठीक है, कि हमने 2 सैंपल ले लिए। और मल्टीपल में क्या करेंगे, हम ब्रैकेटिंग और इंटरपोलेशन दोनों को परफॉर्म कर रहे होंगे, उसको हम कहेंगे कि ये मल्टीपल बायो एसे है। तो ये हमारे 4 चैप्टर्स है, तो ये चारों आई होप सो क्लियर हो गए होंगे। So thank you.